क्या आप जानते हैं कि आगे क्या होने वाला है? मैं दिल्ली के एक बड़े अस्पताल के लेबर रूम में सफाई का काम करती थी, लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि मैं वही कचरा उठाकर लाखों रुपए कमाती थी। यह जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि डिलीवरी के वक्त डॉक्टर और नर्सें क्या चीज कचरे में फेंक देती हैं, एक ऐसी चीज जिसे दुनिया सोने के भाव खरीदने को तैयार थी। मेरा नाम नेहा है। मैंने बचपन से गरीबी और तंगी के सिवा कुछ भी नहीं देखा। मेरे पिता एक दिहाड़ी मजदूर थे जो पूरी जिंदगी मेहनत करते रहे, लेकिन 2 वक्त का खाना भी ठीक से नहीं जुटा पाते थे। मैं उनकी इकलौती बेटी थी और मेरे 2 भाई थे। जब पिताजी की सेहत बिगड़नी शुरू हुई तो घर का चूल्हा ठंडा पड़ गया, उनकी खांसी बढ़ती गई, शरीर कमजोर होता गया और एक दिन उन्होंने काम पर जाना बंद कर दिया। तब मेरी मां ने हिम्मत की और उसी प्राइवेट अस्पताल में सफाई का काम शुरू कर दिया जहां आज मैं काम करती हूँ। वह मामूली सी नौकरी थी, लेकिन मां की थोड़ी सी तनख्वाह से हमारा टूटा फूटा घर किसी तरह से चलने लगा। पर जिंदगी के झटके यही नहीं थमे। पिताजी बीमारी से लड़ते लड़ते एक दिन चल बसे। मां पूरी तरह से अकेली पड़ गई। उन्होंने मेरी शादी एक दूर के रिश्तेदार के बेटे संजय से कर दी। क्योंकि बचपन में बड़ों ने हमारा रिश्ता तय कर दिया था, मां को क्या पता था कि संजय को नशे की लत लग चुकी है। वह जिम्मेदारी से भागने वाला, हर वक्त नशे में धुत रहने वाला आदमी बन चुका था। शादी के बाद जब यह सच सामने आया तो मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। मां खुद भी शुगर की मरीज थी और उनकी तबीयत अक्सर बिगड़ जाती थी। मेरे 2 बच्चे हो चुके थे, एक बेटा और एक बेटी। संजय कुछ करता नहीं था, इसलिए पूरा घर चलाने का बोझ मुझ पर ही आ पड़ा था। एक दिन जब मां का शुगर लेवल बहुत नीचे गिर गया तो मैंने उनका हाथ दबाते हुए कहा, अम्मा अब आप आराम करो, आपकी जगह मैं काम पर जाऊंगी। मां की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, बेटी मैं तुम्हें कुछ दे नहीं सकी, पढ़ा भी नहीं पाई, बस ये गरीबी ही दी। अब तुम भी वही काम करोगी जो मैं करती रही। मैंने उनका हाथ थामते हुए कहा, अरे मां, काम कोई छोटा या बड़ा नहीं होता और संजय के साथ मुझे तो निभाना ही है, घर की इज्जत भी तो रखनी है। किस्मत ने मुझे वहीं ला खड़ा किया था जहां कभी मेरी मां खड़ी थी। मैं भी उसी अस्पताल में, उसी वर्दी में मां की जगह काम करने लगी थी। मां ने अपनी ईमानदारी और मेहनत से अस्पताल में अच्छी पहचान बनाई थी, जिसका फायदा मुझे हुआ, लेकिन घर की गरीबी जस की तस ही रही। पति का नशा, मां की महंगी दवाएं और बच्चों के बढ़ते खर्चे मेरी कमर तोड़ रहे थे। तनख्वाह महीने के शुरुआत के 10 दिन में ही खत्म हो जाती। मेरी ड्यूटी ज्यादातर लेबर रूम में ही होती थी। वहां फर्श पर झाड़ू लगाना, गंदगी साफ करना, दवाई और सफाई के केमिकल का स्प्रे करना सब मेरी जिम्मेदारी थी। हर रोज खून, दवाओं और केमिकल की मिलीजुली गंध मेरे नाखूनों में बस जाती थी। मुझे अपने शरीर से भी वही बदबू आने लगी थी। लेबर रूम एक अजीब जगह होती है। कभी किसी बच्चे की पहली रोने की आवाज सुनाई देती है तो कभी किसी मां की चीख। एक तरफ खुशियों का माहौल होता तो दूसरी तरफ किसी की उम्मीदें टूट जाती थी। मुबारक हो दीदी, बेटा हुआ है। मैं अक्सर ये खुशखबरी देने के लिए मरीज के घर वालों के पास भाग जाती थी। बहुत बहुत धन्यवाद भाभी, वो लोग मुस्कुराकर कहते और कोई 500 का नोट मेरी हथेली में रख देता। यह मेरे लिए किसी खजाने से कम नहीं होता था। मैं हमेशा खुशखबरी देने में सबसे आगे रहती थी ताकि थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा पैसा मिल जाए, लेकिन वो भी ऊंट के मुंह में बिल्कुल जीरे के जैसा ही था। घर लौटते ही बच्चे अपनी फरमाइशों की झड़ी लगा देते। माँ, आज पड़ोस के अमित के नए जूते आए हैं, मेरे वाले तो फट गए हैं। या माँ, स्कूल में सब बच्चे जूस पीते हैं, मुझे भी चाहिए। उनकी बातें दिल में तीर की तरह चुभती। मेरी सारी कमाई माँ की दवाइयों और संजय के नशे में चली जाती। बच्चों की इच्छाएं अधूरी ही रह जाती। रात को मैं छत को घूरते हुए सोचती, क्या मेरी जिंदगी ऐसे ही सफाई
करते कमाते निकल जाएगी। क्या कभी गरीबी का यह अंधेरा खत्म होगा भी या नहीं? लेकिन एक दिन किस्मत ने करवट ली और ऐसा पलटा लिया कि जिसने मुझे फर्श से उठाकर आसमान पर ही पहुंचा दिया था। लेकिन मुझे क्या पता था कि जिस कचरे को मैं रोज उठाती हूँ उसी में मेरी किस्मत छिपी है, वो रात जो मुझे कुछ ही दिनों में अमीर बना देगा, मगर जिसकी कीमत मुझे जिंदगी भर चुकानी पड़ेगी। उस दिन एक चमचमाती काली गाड़ी मेरे घर के ठीक सामने आकर रुकी। गली के सारे बच्चे खेल छोड़कर उस काली गाड़ी को ही देखने लगे। हमारी गली में इतनी बड़ी और साफ सुथरी गाड़ी कभी भी नहीं आई थी। मैं दरवाजे पर खड़ी हैरान थी। मेरे घर के सामने इस गाड़ी का भला यहाँ क्या काम है? उसमें से एक पेंट कोट पहने साफ सुथरा आदमी उतरा। उसके पॉलिश किए हुए जूते गली की मिट्टी में भी चमक रहे थे। उसने एक नज़र मेरे घर पर डाली और फिर मुझ पर नज़र डालते हुए बोला, आप नेहा हैं? उसकी आवाज़ भारी और सदी हुई थी। मैंने डरते डरते कहा, जी हाँ, मैं ही नेहा हूँ। कोई काम था? उसने पूछा। आप दिल्ली के उस बड़े अस्पताल में लेबर रूम में सफाई का काम करती हैं? मेरा दिल धक धक करने लगा। उसे मेरे काम की जगह का कैसे पता? मैंने धीरे से सिर हिलाया। हाँ, करती हूँ। कोई परेशानी हो गई है क्या? मैं डर रही थी कि कहीं अस्पताल से कोई शिकायत ना हो, लेकिन उसने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, कोई परेशानी नहीं है, बल्कि अब आपके सारे मसले खत्म होने वाले हैं। मैं चौंक गई। अगर अस्पताल का काम होता तो वहीं बुला लेते, घर आने की क्या जरूरत थी? मैंने उसे शक से देख रही थी। उसने पूछा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है, मैंने झिझकते हुए बोला। ठीक है, आइए। मेरा छोटा सा घर और टूटी दीवारें उसके महंगे कपड़ों के सामने शर्मिंदा लग रहे थे। वह बैठा तो पुरानी कुर्सी चरमरा उठी। मैंने हिम्मत करके कहा, देखिए, मैं अजनबियों से बात नहीं करती, लेकिन आपने मेरे अस्पताल का नाम लिया है। मैं वहाँ 5 साल से काम कर रही हूँ और मुझसे पहले मेरी माँ 15 साल तक वहीं पर काम करती थी। यह सुनते ही उसकी आंखों में एक चमक आई। वो बोला, तो मतलब आप अस्पताल के अंदर की हर बात जानती होंगी, खासकर लेबर रूम की? मैंने कहा, हाँ, जानती तो हूँ, पर वहाँ सब ईमानदारी से काम करते हैं, कोई गलत चीजें नहीं होती। वो थोड़ा झुककर बोला, बस उनके इसी इच्छेपन का थोड़ा फायदा उठाना है, जिससे तुम्हें इतना पैसा मिलेगा कि तुम सोच भी नहीं सकती हो। मैंने हैरानी से पूछा, कौन सा फायदा? वो मुस्कुराया और बोला, तुम्हें तो रोज कचरा उठाना होता है ना, बस उसी कचरे में तुम्हारे लिए एक ऐसी चीज है जो तुम्हें कुछ ही दिनों में करोड़पति बना सकती है। उसका जुमला ऐसा था कि जैसे किसी ने मेरे सर पर हथौड़ा मार दिया हो। करोड़पति, और वह भी कचरे से। मुझे एक पल के लिए लगा कि यह आदमी या तो पागल है या फिर मेरा मजाक उड़ा रहा है। यह मेरी गरीबी का मजाक उड़ाने आए हो क्या? मेरा लहजा एकदम से सख्त हो गया, माना तुम लोग अमीर हो और हम कूड़ा बिनने वाले हैं, लेकिन हमें हमारी जिंदगी जीने दो, निकलो यहाँ से। वो मेरी बात पर गुस्सा करने के बजाय हल्का सा मुस्कुराया। नेहा जी, जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ वह शायद आपके अस्पताल के बड़े बड़े डॉक्टरों को भी नहीं पता होगी, क्योंकि यह हिंदुस्तान है और यहाँ लोगों को इस बात का एहसास ही नहीं कि औरतों में बच्चे के जन्म के बाद एक ऐसी कीमती चीज फेंक दी जाती है जिससे हजारों नहीं लाखों रुपए कमाए जा सकते हैं। उसकी बातों में कुछ ऐसा था जिसने मेरे गुस्से को जिज्ञासा में बदल दिया। कौन सी चीज? कैसी कीमती चीज? वो मैं बताऊंगा। उसने अपनी जेब से एक मुड़ी तहरी हुई पर्ची निकाली। कल से जब भी कोई डिलीवरी हो, तुमने कचरे में से वह चीज निकालकर अलग एक थैली में रख लेनी है। ठीक है, रख दूंगी, मैंने बेसब्री से कहा। पर बताओ तो सही, वो चीज आखिर है क्या? उसने वह पर्ची मेरी तरफ बढ़ाई। इस पर सब लिखा है, इसे ध्यान से पढ़ लो। कल से तुम्हारा काम शुरू होगा, मैं तुमसे खुद संपर्क करूंगा। ये कहकर वह उठकर बाहर चला गया। मैं उसे जाते
हुए देखती रही जब तक उसकी काली गाड़ी गली के मोड़ से गायब नहीं हो गई। फिर मैंने कांपते हाथों से वह पर्ची खोली। उस पर सिर्फ एक शब्द लिखा था, एक ऐसा मेडिकल शब्द जो मैंने कभी कभार नर्सों की जुबान से सुना था, लेकिन उसका मतलब मैं नहीं जानती थी। मैंने उस शब्द को बार बार पढ़ा। समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर वह बेकार सी चीज इतनी कीमती कैसे हो सकती है, जिसे डॉक्टर और नर्सें इस्तेमाल की हुई रुई और पट्टियों के साथ फेंक देते हैं। मेरा दिल कह रहा था कि यह कोई धोखा है, कोई चाल है, लेकिन दिमाग कह रहा था अगर इसकी बात में जरा भी सच्चाई हुई तो मेरी और मेरे बच्चों की जिंदगी पूरी तरह से बदल सकती है। उस एक शब्द ने मेरे अंदर लालच और डर की ऐसी लड़ाई छेड़ दी थी जिसका फैसला अगले दिन अस्पताल के लेबर रूम में होना था। उस रात मुझे नींद ही नहीं आए। मैं बिस्तर पर करवटें बदलती रही। वह पर्ची पर लिखा शब्द मेरे दिमाग में लगातार घूमता रहा। वह अजनबी आदमी, उसके आत्मविश्वास से भरी आंखें और करोड़पति बनने की बात, सब किसी ख्वाब के जैसा लग रहा था। एक ऐसा ख्वाब जो डरावना भी था और खूबसूरत भी। एक तरफ मेरा डर मुझे उस काम को करने से रोक रहा था, तो दूसरी तरफ मेरे घर की हालात, बच्चों के भूखे चेहरे और मां की बीमारी मुझे उस रास्ते पर धकेल रहे थे। मैंने उठकर कोने में सोए अपने बच्चों को देखा। चांद की हल्की रोशनी उनके मासूम चेहरों पर पड़ रही थी। उनके फटे कपड़े और कमजोर जिस्म देखकर मेरे अंदर दर्द उठा। नहीं, मैं तुम लोगों की जिंदगी ऐसे बर्बाद नहीं होने दूंगी, मैं खुद से बुदबुदाई। अगर उस कचरे में ही मेरी किस्मत का सोना छुपा है तो मैं उसे निकाल कर रहूंगी। यह सोचते ही मेरे अंदर का डर जैसे कि गायब ही हो गया। उसकी जगह एक अजीब सी हिम्मत और बेपरवाही ने ले ली। अगली सुबह जब मैं अस्पताल के लिए तैयार हो रही थी तो मेरा दिल पहले से ज्यादा तेज धड़क रहा था। मैंने अपने काम वाले बैग में एक एक्स्ट्रा साफ बैग छुपा लिया। हाथ कांप रहे थे, लेकिन इरादा पक्का था। जब मैं अस्पताल पहुंची तो सब कुछ वही था। वही गलियारे, वही लोग, वही बदबू, लेकिन आज सब कुछ अलग लग रहा था। अब हर चेहरा मुझे शक की नज़र से देखता हुआ महसूस हो रहा था। नेहा, आज बड़ी चुपचाप लग रही हो, तबीयत तो ठीक है? सिस्टर कविता ने गुजरते हुए पूछा। वो अस्पताल की पुरानी और सख्त मिजाज नर्स थी। मैं एकदम चौंक गई। जी सिस्टर, मैं ठीक हूँ, बस रात को नींद नहीं आई। चलो काम पर ध्यान दो। आज सुबह सुबह 3 डिलीवरी केसेस आए हैं। लेबर रूम बिल्कुल साफ होना चाहिए। वह आदेश देकर आगे बढ़ गई। उनकी बात सुनकर मेरी धड़कन और तेज हो गई। 3 केस मतलब कि 3 मौके। मैंने जल्दी से अपना झाड़ू पोछा उठाया और लेबर रूम की तरफ बढ़ गई। सफाई का काम कर रही थी, लेकिन ध्यान अंदर से आने वाली आवाजों पर ही था। बार बार दरवाजे के शीशे से अंदर झांकने की कोशिश करती रही। वक्त धीरे धीरे गुजर रहा था और मेरी बेचैनी बढ़ती ही जा रही थी। फिर वो पल आ गया। पहली डिलीवरी पूरी हुई। नर्सों ने बच्चे को साफ किया, वॉर्मर में रखा और फिर घर वालों को खुशखबरी दी। मुबारक हो भाई साहब, बिटिया हुई है। वह आदमी अपनी बच्ची की तरफ आगे बढ़ा। बच्ची के पिता ने खुशी से कांपते हाथों से 500 का नोट मेरी तरफ बढ़ाया, पर आज मेरी नजर उस नोट पर नहीं थी, बल्कि उस कूड़ेदान पर थी जिसमें नज ने खून और रुई में सनी कई चीजों के साथ वह कीमती चीज भी फेंक दी थी। जैसे ही डॉक्टर और नर्सें कमरे से बाहर गई, मैं फौरन सफाई के बहाने अंदर घुस गई। दरवाजा हल्का सा बंद किया और जल्दी से कूड़ेदान की तरफ बढ़ी। मेरे हाथ कांप रहे थे, माथे पर पसीना आ गया था। मैंने जिंदगी में कभी चोरी नहीं की थी और यह काम मुझे दुनिया का सबसे मुश्किल काम लग रहा था। मैंने हिम्मत करके कूड़ेदान में हाथ डाला। खून और बाकी गंदगी देखकर मुझे उल्टी सी आने लगी, लेकिन उस अजनबी के शब्द मेरे कानों में गूंजे, ये तुम्हें कुछ ही दिनों में करोड़पति बना देगा। मैंने वह चीज उठाई जो उसकी बताई हुई निशानियों के मुताबिक थी और उसे जल्दी से अपने छुपाए हुए बैग में डाल लिया। तभी दरवाजा
अचानक खुला और एक जूनियर नर्स अंदर आए। अरे नेहा, तुमने अभी तक ये साफ नहीं किया, जल्दी करो, हमें दूसरा मरीज भी लाना है। मैं जैसे पकड़ी ही गई थी, झट से वह बैग बाल्टी के नीचे छुपा दिया। जी सिस्टर, बस 5 मिनट में सब साफ कर देती हूँ, मैंने घबराहट में कहा। उसके जाने के बाद मेरी जान में जान आए। यह मामला पकड़े जाने के बिल्कुल करीब ही था। शाम तक मैंने इसी तरह डरते डरते छुप छुप कर और ज्यादा 2 थैलियां और जमा कर ली। छुट्टी का वक्त हुआ तो मैंने वह थैला अपने बड़े बैग में छुपाया और अस्पताल के पिछले गेट की तरफ निकल गई। वो गेट वैसे तो कम ही इस्तेमाल होता था। वहां पहुंचकर मैंने उसी नंबर पर कॉल की जो उस आदमी ने मुझे दिया था। मैं पिछले गेट पर हूँ, मैंने धड़कते दिल से कहा। 5 मिनट में पहुंच रहा हूँ। दूसरी तरफ से आवाज आई। ठीक 5 मिनट के बाद वही काली गाड़ी अंधेरे से निकली। वह आदमी गाड़ी से उतरा और फिर मेरी तरफ बढ़ा। मैंने बिना कुछ कहे वो थैला उसके हवाले कर दिया। उसने थैला गाड़ी की पिछली सीट पर फेंका और अपनी जेब से नोटों की मोटी गड्डी निकालकर मेरे हाथ में थमा दी। यह तेरी आज की मेहनत है, वो हंसकर बोला। मैंने कांपते हाथों से नोट पकड़े। जिंदगी में इतने पैसे एक साथ मैंने कभी नहीं देखे थे। ये 2000 के नोट थे, शायद 800 से भी ज्यादा। मेरी पूरे महीने की तनख्वाह से 10 गुना ज्यादा। इतने पैसे देखकर मेरे मुंह से खुद ब खुद निकला। कहा था ना, ये कचरा नहीं सोना है। वो मुस्कुराया, गाड़ी में बैठा और तेजी से निकल गया। मैं वहीं खड़ी नोटों को देखती रही। आंखों में आंसू आ गए। डर, गुनाह और शर्मिंदगी का जो एहसास था, उस पर अब लालच और खुशी भारी पड़ चुकी थी। उस वक्त मुझे अपने भूखे बच्चे, बीमार माँ और एक रोशन आने वाला कल दिखाई दे रहा था। मैंने उसी वक्त तय कर लिया, अब ये काम मैं रोज करूंगी। अस्पताल से घर तक का रास्ता जैसे कि हवा में उड़कर तय हुआ। हाथों में पकड़ी नोटों की गड्डी अब मुझे कागज के टुकड़े नहीं लग रहे थे। वह मेरी उम्मीदें थी, मेरे बच्चों के सपने, मेरी माँ की सेहत की गारंटी। डर और जुर्म का एहसास अब कहीं पीछे छूट गया था और उसकी जगह एक अजीब सी नशे वाली खुशी ने ले ली थी। पहली बार जिंदगी में मुझे लगा कि मैं मजबूर नहीं हूँ, ताकतवर हूँ। घर जाने से पहले मैं सीधा उस मेडिकल स्टोर पर गई जहाँ से मैं माँ की दवाएं हमेशा उधार पर लेती थी। भाई साहब, माँ की शुगर और ब्लड प्रेशर की दवाई दे दो, मैंने कहा। दुकानदार ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और रूखेपन से बोला, पहले पिछला 2000 रुपये चुका दो, फिर दवा मिलेगी। मैंने गुस्सा करने की बजाय शांति से अपने थैले से 2000 रुपये के नोट निकाले और काउंटर पर रख लिए। लो अपने 2000 और अब मुझे पूरे 2 महीने की दवाएं पैक करके रख दो। दुकानदार की आंखें फैल गई, उसका लहजा तुरंत बदल गया। अरे जीजी, अभी देता हूँ, आप बैठो जरा। आज पहली बार मुझे पैसों की ताकत का सही मतलब समझ आया था। वहां से मैं फल और सब्जी की दुकान पर गई, वो सारे फल खरीदे जिनकी तरफ मेरे बच्चे हमेशा हसरत से देखते थे। फिर राशन की दुकान से महीने भर का मैंने सामान लिया। आखिरी में बच्चों के कपड़ों की दुकान पर गई और उनके लिए नए कपड़े और चमकदार जूते खरीदे। जब मैं घर पहुंची तो दोनों हाथों में थैले भरे हुए थे। माँ देखो, मेरे बेटे ने एक थैले में से नई शर्ट निकालकर खुशी से चिल्लाया। मेरी बेटी ने नए जूतों को सीने से लगा लिया। उनके चेहरों पर जो सच्ची खुशी थी, उसे देखकर मुझे लगा कि मैंने कोई गुनाह नहीं किया, बल्कि सबसे नेक काम किया है। माँ मुझे बाजू से पकड़कर एक कोने में ले गई। उनके चेहरे पर खुशी के साथ चिंता भी थी। नेहा, ये सब कहाँ से आया? तूने कहीं से कर्ज तो नहीं लिया ना? देख, हम गरीब जरूर हैं, लेकिन उधार में नहीं जी सकते। मैं इस सवाल के लिए तैयार थी। नहीं माँ, अस्पताल वालों ने बोनस दिया है। बोले कि तुम और तुम्हारी माँ सालों से ईमानदारी से काम कर रही हो, तो यह इनाम है। मैंने सफाई से झूठ बोला। माँ को पूरी तरह यकीन तो नहीं हुआ, पर वह चुप हो गई। भगवान तेरा भला करें, उन्होंने मेरे सिर पर हाथ फेरते
हुए कहा। इतने में मेरा आदमी संजय, जो शायद कोने में सो रहा था, शोर सुनकर उठ गया। नए सामान और कपड़ों को देख उसकी आंखों में लालच चमकने लगा। वाह वाह, लगता है कहीं से माल हाथ लगा है, चलो शाबाश। अब मुझे भी कुछ खर्चे के पैसे दे दो, दोस्त इंतजार कर रहे हैं। पहले मैं उसकी बातों से डरकर पैसे दे देती थी, पर आज मेरे अंदर एक नई नेहा थी। कोई पैसा नहीं मिलेगा, मैंने ठंडे लहजे में कहा। ये पैसे बच्चों के कपड़ों और माँ की दवाइयों के लिए हैं, तेरे नशे के लिए नहीं है। वो गुस्से से मेरी तरफ झपटा। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे जवाब देने की? हिम्मत पैसों से आती है संजय, मैंने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा और 500 का नोट उसकी तरफ उछाल दिया। ये ले, और अब पूरे दिन मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। वह कुछ देर मुझे घूरता रहा, फिर नोट उठाकर बड़बड़ाता हुआ घर से निकल गया। आज मैंने सिर्फ पैसे नहीं कमाए थे, मैंने अपनी खोई हुई इज्जत और खुद पर भरोसा वापस पाया था। उस दिन के बाद यह मेरा रोज का काम बन गया। मैं हर रोज अस्पताल जाती, लेकिन अब मकसद सिर्फ सफाई करना नहीं था। मैं एक शिकारी की तरह लेबर रूम के बाहर मंडराती रही, अपने शिकार का इंतजार करती। पहले दिन का डर अब एक आदत बन चुका था। मुझे पता था कि कब कमरे में जाना है, कैसे नर्सों की नज़र से बचना है और कैसे सफाई से काम करना है। अब वह कूड़ेदान मुझे गंदा नहीं लगता था, वह तो खजाने का बक्सा बन चुका था। हर शाम मैं पिछले गेट पर उस काली गाड़ी वाले आदमी से मिलती, मैं उसे थैला देती, वह मुझे नोटों की गड्डी थमाता और हम दोनों बिना कुछ कहे अपनी राह चल देते। कुछ ही हफ्तों में मेरे घर का पूरा हाल बदल गया। टूटी चारपाई की जगह नए बिस्तर आ गए, रसोई में हर चीज मौजूद थी। बच्चों ने अच्छा खाना और अच्छे कपड़े पहनना शुरू कर दिए थे। माँ की तबीयत भी अब बेहतर थी, लेकिन ये बदलाव सिर्फ मेरे घर तक सीमित नहीं था। मोहल्ले वाले भी नोटिस करने लगे थे। अरे वाह नेहा, आज तो तू बड़ी चमक रही है, एक पड़ोसन ने कहा। लगता है तेरी लॉटरी लग गई है। मैं बस मुस्कुरा दी, बस जी भगवान की दया है। मुझे पता था सबकी निगाहें मुझ पर हैं, उनकी फुसफुसाहटें, माँ की चिंता भरी नजरें, सब कुछ मैं महसूस कर रही थी। लेकिन दौलत का नशा सिर पर चढ़ चुका था। पैसा अजीब चीज है, जब नहीं होता तो इज्जत और आत्मा दोनों कुचल देता है, और जब आता है तो इंसान को उसकी औकात ही भुला देता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। मैं अब वह पुरानी डरी सहमी नेहा नहीं रही थी, जो हर किसी के सामने हाथ जोड़ देती और झुककर नमस्ते करती। अब मेरे चले में एक भरोसा था, मेरी आवाज में एक दमदारी थी। मैंने झोपड़ी वाला घर छोड़कर उसी मोहल्ले के किनारे पर एक छोटा लेकिन पक्का घर किराए पर ले लिया था। घर में फ्रिज, टीवी और जरूरत की हर चीज थी। मेरे बच्चे अब गली के दूसरे बच्चों की तरह अच्छे कपड़े पहनते और उनके हाथ में महंगे खिलौने होते। मैंने अस्पताल का काम नहीं छोड़ा था, क्योंकि मेरा असली खजाना तो वहीं था। लेकिन अब मैं वहां पर झाड़ू पोछा लगाने वाली नेहा मौसी से नेहा जी बन गई थी। मैं अक्सर नज और बाकी स्टाफ के लिए खाने पीने की चीजें ले जाती, कभी किसी की थोड़ी बहुत पैसे से मदद भी कर देती। मेरे इस रवैया ने सबको हैरान कर दिया था, लेकिन कोई मुझसे सीधे पूछने की हिम्मत नहीं करता था। नेहा जी, आप तो दिन ब दिन अमीर होती जा रही हैं, हमें भी बताएं, कौन सा जादू का डब्बा हाथ लग गया है? एक दिन एक वर्ल्ड बॉय ने चाय पीते हुए मुझसे मजाक किया। मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया, मेहनत करती हूँ तो भगवान फल देता है। तुम भी मेहनत करो, तुम्हें भी मिलेगा। लेकिन अंदर मैं हर वक्त एक अनजाने डर में जीती थी। रात को जरा सी आहट पर मेरी आंख खुल जाती। अस्पताल में अगर कोई मुझे घूर कर देख लेता तो दिल धक से रह जाता। मुझे हर वक्त लगता जैसे कि कोई मेरा पीछा कर रहा है, जैसे दीवारों के भी कान हैं जो मेरे राज सुन रहे हैं। मेरा लालच मुझे रोज इस आग में झोंकता था, लेकिन मेरा जमीर मुझे हर पल टोका करता था। एक दिन मैं रोज की तरह लेबर रूम की सफाई कर रही थी, तभी हेड नर्स मिस डिसूजा
अचानक अंदर आ गई। वह बहुत सख्त और उसूलों वाली औरत थी। उनके आते ही सब स्टाफ डर जाता था। नेहा, ये कूड़ेदान अभी तक भरा क्यों पड़ा है? उन्होंने सख्त लहजे में पूछा। तुम जानती हो इससे इन्फेक्शन फैल सकता है। उस वक्त कूड़ेदान में मेरा सामान भी पड़ा था। मेरा खून जैसे जम गया। जी मैडम, बस उठाने ही लगी थी। दूसरी मरीज की हालत खराब थी तो वहीं मदद करने चली गई थी, मैंने हड़बड़ाते हुए कहा। उन्होंने शक भरी नज़र से मुझे और फिर कूड़ेदान को देखा। आजकल तुम्हारा ध्यान काम पर कम और इधर उधर ज्यादा है। याद रखना, यह अस्पताल है, तुम्हारा घर नहीं। यहाँ छोटी सी गलती भी किसी की जान ले सकती है। ये कहकर वह कमरे से चली गई। उनके जाने के बाद मैंने गहरी सांस ली। मेरे पैर कांप रहे थे। यह अब तक का सबसे बड़ा खतरा था। उस वाक्य ने मुझे और संभलकर चलने पर मजबूर कर दिया, लेकिन मेरे अंदर का लालच अब भी कम नहीं हुआ था। पैसे ने मेरे घर का माहौल भी बदल दिया था। संजय मेरा पति अब मुझसे ना झगड़ता था, ना हाथ उठाने की हिम्मत करता था। उसे मालूम था कि उसकी दारू और अय्याशी अब मेरे पैसों पर चल रही है। वो गीदड़ की तरह मेरे आगे पीछे घूमता रहता। नेहा, आज दोस्तों के साथ पार्टी का प्लान है, कुछ 1000 रुपए चाहिए। वो एक शाम मेरे पास आकर बोला। मैंने टीवी से नजर हटाए बिना कहा, पार्टी किस खुशी में? तुमने कौन सा कोई काम कर लिया है? अरे जानू, तुम जो कमाती हो वो मेरा ही तो है। अब थोड़ा बहुत हक तो बनता है ना मेरा? उसने चापलूसी से कहा। मैंने गुस्से से देखा। तुम्हारा कोई हक नहीं है, यह मेरी मेहनत की कमाई है। फिर मैंने सोचा कि इससे झगड़ना बेकार है। मैंने पर्स से कुछ नोट निकाले और फिर उसकी तरफ फेंक दिए। आइंदा मुझसे इस तरह बात मत करना। वह पैसे उठाकर चुपचाप चला गया। अब घर में ताकत का संतुलन पूरी तरह से बदल चुका था, लेकिन मेरी माँ मेरी इस बदली हुई हालत से खुश नहीं थी। वह अक्सर मुझे चिंता और उदासी से देखती रहती। एक रात जब बच्चे सो गए, वह मेरे पास आकर बैठ गई। बेटी, मुझे सच सच बता, ये सब क्या चल रहा है? इतना पैसा कहाँ से आ रहा है? वह बोनस वाली बात मुझे हजम नहीं हो रही। मुझे डर लगता है कि तू कहीं गलत रास्ते पर तो नहीं चल पड़ी। मैं उनकी आंखों में आंखें डाल नहीं सकी। माँ, तुम बेवजह परेशान हो रही हो। सब ठीक है, तुम बस अपनी सेहत का ध्यान रखो और खुश रहो। हमने बहुत गरीबी देखी है, अब अच्छे दिन आए हैं तो उनकी कदर करो। बेटी, बुरे पैसों से आए अच्छे दिन कभी सुकून नहीं देते। माँ की आंखों से आंसू निकल आए। मुझे तेरी आंखों में वह पुरानी मासूमियत नहीं दिखती, एक डर दिखता है। बता दे, इससे पहले कि देर हो जाए। मैं बिना कुछ बोले अपने कमरे में चली गई। माँ के आंसुओं ने मेरे दिल पर गहरी चोट की थी, लेकिन अब लौटने का रास्ता बंद हो गया था। मैं उस दलदल में गले तक धंस चुकी थी जहाँ से निकलना मेरे बस में नहीं था। कुछ ही महीनों में मैं अमीर हो गई थी। मेरे पास वो सब कुछ आ गया था जो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। मैंने किराए का घर छोड़कर अपना छोटा सा बंगला खरीद लिया था। मेरी झोपड़ी वाली जिंदगी अब बस याद बनकर रह गई थी, लेकिन मैंने काम छोड़ा नहीं था। मेरा लालच मुझे हर दिन उसी अस्पताल के लेबर रूम में खींच लाता था। मैं अब भी वही पुराना सिंपल कपड़ा पहन कर जाती ताकि किसी को शक ना हो। दिन रात मैं सफाई करती और जैसे ही मुझे अपने काम की वह चीज मिलती उसे बैग में छुपा लेती और शाम को उसी काली गाड़ी वाले को दे आती। वह आदमी मेरा मददगार भी था और मेरा सबसे बड़ा डर भी। इतने महीनों में हमारे बीच काम के अलावा कोई बात नहीं हुई थी, लेकिन एक शाम जब मैंने उसे थैला दिया और उसने मुझे पैसों की गड्डी दी तो मैंने हिम्मत करके पूछा, साहब एक बात पूछूं? वह मुझे देखकर बोला, पूछो। आखिर आप इस कचरे का करते क्या हैं? यह इतना कीमती क्यों है? वह कुछ पल चुप रहा, फिर मुस्कुराया। तुम्हें पैसों से मतलब है या फिर उसकी डिटेल से ज्यादा जानने की कोशिश मत करो। बस इतना समझ लो कि यह माल दूसरे देश में भेजा जाता है जहां लोग इसके अच्छे दाम देते हैं। लेकिन क्यों?
मैंने फिर पूछा। वो बोला, नेहा जी, एक इंसान का कचरा दूसरे इंसान का खजाना होता है। ये कहकर उसने गाड़ी का शीशा ऊपर कर लिया और वहां से चला गया। उसका जवाब मेरे दिमाग में कई सवाल छोड़ गया। मैं जितना इस काम में फंसती जा रही थी, उतना ही मेरा डर और बेचैनी बढ़ती जा रही थी। अस्पताल में अब हालात बदल रहे थे। अब सबको मालूम था कि मैं अचानक अमीर कैसे हो गई हूँ। डॉक्टर और नर्सें अब अक्सर मुझे रोककर उसी बारे में पूछती रहती, सबसे ज्यादा तो सिस्टर कविता, जिनकी नजरें हमेशा मुझ पर ही टिकी रहती थी। वो अक्सर मुझे लेबर रूम के आसपास यूं ही घूमते हुए पकड़ लेती। नेहा, तेरी ड्यूटी तो सुबह की शिफ्ट में खत्म हो जाती है, फिर इस वक्त तू यहाँ क्या कर रही है? एक दोपहर उन्होंने मुझे गलियारे में रोक लिया। वह मैं बस घर जा रही थी तो सोचा देख लूं, कोई काम तो नहीं है, मैंने डरते हुए कहा। उन्होंने मुस्कुरा कर तंज कसा, काम तो तू आजकल बहुत कर रही है नेहा, इतना कि तेरी झोपड़ी अब महल बन गई है, हमें भी तो दिखा। कभी उनके लहजे में छिपा शक मेरे दिल में खतरे की घंटी बजा गया। मैंने बात को घुमाने की कोशिश की। सिस्टर, जिसे भगवान देता है उसे छप्पर फाड़ के देता है। मुंह गरीब पर भी उसकी कृपा हो गई तो इसमें अजीब क्या है? उन्होंने आंखें तरेरी। अजीब तो इस बात का है नेहा कि भगवान की कृपा सिर्फ लेबर रूम के कूड़ेदान पर ही क्यों बरसती है? ये सुनते ही मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। क्या उन्हें कुछ पता चल गया है? क्या उन्होंने मुझे देख लिया है? मैं बिना जवाब दिए वहां से निकल गई। पहली बार लगा कि अब मेरा खेल खत्म होने वाला है। घर पहुंची तो मां पूजा की चटाई पर बैठी थी, आंखों से आंसू बह रहे थे। मुझे देखते ही उन्होंने हाथ जोड़कर भगवान को देखा। हे भगवान, अगर मेरी बेटी गलत रास्ते पर चली गई है, अगर यह पैसा किसी बुरे काम से आ रहा है तो इसे सद्बुद्धि दें या फिर इसे दलदल से निकाल लें। उनके शब्द मेरे सीने में तीर की तरह धंस गए। माँ, ये क्या कह रही हो तुम? अपनी ही बेटी के लिए ऐसी बातें? मैं चीखी। वह खड़ी हो गई, आंखों में ममता की जगह गुस्सा था। हाँ नेहा, क्योंकि मैं किसी चोर और पापी की मां नहीं बनना चाहती। सच बता, ये पैसा कहाँ से आ रहा है? वरना मैं कल खुद अस्पताल जाकर सबसे पूछ लूंगी। उनकी बात सुनकर मैं टूट गई, उनके पैरों में गिरकर रो पड़ी। माँ, माफ कर दो, मैं मजबूर थी। बच्चों को भूखा नहीं देख सकती थी, तुम्हें बिना दवाई के तड़पते नहीं देख सकती थी, माँ ने सख्ती से कहा। मजबूरी इंसान से पाप नहीं करवाती नेहा, लालच करवाता है। उन्होंने मुझे झटक कर खुद से दूर कर दिया। तूने हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। उस रात में सो नहीं पाए। माँ की बातें, सिस्टर कविता की शक भरी नजरें और उस अजनबी आदमी की बात, सब मेरे दिमाग में हथौड़े की तरह चल रहे थे। लग रहा था कि जैसे मेरी सांसें बंद हो रही हैं। अगले दिन भारी दिल से मैं अस्पताल पहुंची। मैंने सोच लिया था आज आखिरी बार यह काम करूंगी, फिर उस आदमी से मिलकर साफ कह दूंगी कि अब ये सब नहीं होगा। मेरे पास अब इतना पैसा हो चुका था कि कोई छोटा मोटा काम मैं आराम से शुरू कर सकती थी। मैंने फिर लॉकर खोला तो यूनिफॉर्म में से एक मुड़ी हुई पर्ची गिरी। मेरा दिल धक्का से रह गया। कांपते हाथों से मैंने उस पर्ची को खोला। उस पर लिखा था, मैं जानती हूँ तू कूड़े में से क्या निकालती है। एक पल के लिए मेरी सांसें रुक गई, पैरों तले से जमीन खिसक गई। ये किसने लिखा? किसको मेरा राज पता चल गया है? दिमाग तेजी से चलने लगा। क्या ये हेड नज़ मिसेज डिसूजा है, या कोई सफाई वाला जिसे मुझसे जलन है, या फिर सिस्टर कविता? हाँ, वही हो सकती हैं। उनकी शक भरीजें और बातें याद आते ही मेरा दिल डूब गया। मैंने पर्ची मुट्ठी में दबाए जेब में ठूंस ली और ऐसा दिखाने की कोशिश की कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो, लेकिन अंदर से मेरा पूरा शरीर कांप रहा था। यूनिफॉर्म बदलकर मैं काम पर लग गई, पर ध्यान कहीं और ही था। नजरें बार बार सिस्टर कविता को ढूंढती रही। वह नर्सिंग स्टेशन पर बाकी नर्सों के साथ हंस रही थी। उनका चेहरा बिल्कुल नॉर्मल था।
क्या यह मेरा वहम है या किसी ने मजाक किया है? मैंने आज लेबर रूम की तरफ जाने की हिम्मत ही नहीं की। दूसरे वार्ड में सफाई करती रही पर हर वक्त लगता कि जैसे कोई पीछे खड़ा है, जैसे किसी की नज़र मुझ पर है। हर आवाज पर दिल उछल जाता। अस्पताल की इमारत आज मुझे जेल जैसी लग रही थी। ड्यूटी खत्म होते ही मैंने कपड़े बदले और जल्दी से निकलने लगी। मैंने तय कर लिया था कि आज उस काली गाड़ी वाले से मैं नहीं मिलूंगी। कुछ दिन का ब्रेक लूंगी जब तक कि यह मामला ठंडा नहीं पड़ जाता। मैं अस्पताल के पिछले गलियारे से गुजर रही थी जो हमेशा सुनसान ही रहता था। तभी पीछे से आवाज आई, नेहा। ये सिस्टर कविता की आवाज थी। मैं पलटी तो वह खड़ी थी, चेहरा बिल्कुल गंभीर। रुको नेहा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मेरा खून सूख गया। जी सिस्टर, ड्यूटी खत्म हो गई, घर जाना है, बच्चे अकेले हैं। मैंने बहाना बनाया। वो बोली, ड्यूटी तो खत्म हो गई होगी लेकिन तुम्हारा वो खास काम अभी बाकी है ना? उनका लहजा ठंडा और सख्त था। अब मैं समझ गई बचने का कोई रास्ता नहीं। मैं चुपचाप सिर झुकाए खड़ी रही। वह बोली, मैंने तुम्हें कल भी अस्पताल के पीछे उस काली गाड़ी वाले के पास देखा था। कौन है वह जो सामने के दरवाजे से नहीं आता? मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े। मैं दीवार के सहारे बैठ गई और फूट फूट कर रो पड़ी। सिस्टर, प्लीज किसी को मत बताइए, मैं बर्बाद हो जाऊंगी, मेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे। वह मेरे पास आकर बैठी। अब उनके लहजे में सख्ती की जगह जिज्ञासा थी। मैं किसी को नहीं बताऊंगी। अगर तू सच सच बता दे, आखिर उन थैलियों में क्या है जिन्हें तू इतनी छिपा कर ले जाती है? तू अचानक इतनी अमीर कैसे हो गई? मैं हिचकियों के बीच बोल पड़ी, सिस्टर, जब आप लोग किसी औरत की डिलीवरी करते हो तो डिलीवरी के बाद जो झिल्ली यानी कि प्लेसेंटा कूड़े में फेंक देते हो, मैं वो चुरा कर बेचती हूँ। ये सुनते ही सिस्टर कविता के चेहरे पर घृणा और हैरानी छा गई। क्या पागल हो गई है तू नेहा? वो तो गंदा फालतू हिस्सा होता है, उसे कौन खरीदेगा? मैंने धीमी आवाज में कहा, मुझे नहीं पता सिस्टर, बस उस आदमी ने कहा था कि यह बहुत कीमती है। लेकिन क्यों? आखिर वो इसका करता क्या है? उन्होंने गुस्से से पूछा। मैं कांपते हुए बोली, उसने बताया था कि उन्हें झिल्ली से बड़ी बड़ी कंपनियां क्रीम और इंजेक्शंस बनाती हैं, वही जो अमीर औरतें झुर्रियां मिटाने और जवान दिखने के लिए लगाती हैं। वो प्लेसेंटाउन एंटी एजम क्रीम में इस्तेमाल होता है। सिस्टर कविता के चेहरे पर अब सन्नाटा था, आंखों में हैरानी, घिन और सदमा सब साथ था। वह सुन रही थी एक ऐसी सच्चाई जो उन्होंने कभी सोची भी नहीं थी। जो चीज वह रोज गंदगी समझकर फेंकती थी, वही असल में लाखों रुपए का सोना थी जो एक औरत के शरीर से निकलकर दूसरी औरत के चेहरे की खूबसूरती को बढ़ाने में काम आती थी। राज खुल चुका था। सिस्टर कविता की आंखों में शक और हैरानी की जो लहर दौड़ रही थी, वह हर पल बदल रही थी। मैं उनके कदमों में बैठी अपनी किस्मत के फैसले का इंतजार कर रही थी कि अब वह मैनेजमेंट को बुलाएंगी, पुलिस आएगी और मेरे सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये ख्याल मेरे दिमाग में बार बार घूम रहा था, लेकिन उनकी खामोशी बढ़ती ही जा रही थी। वो मुझे नहीं बल्कि सामने खड़ी दीवार को घूर रही थी, जैसे कि उनका दिमाग किसी गहरी सोच में डूबा हुआ हो। तो तुम कह रही हो कि ये चीजें झुर्रियां मिटाती हैं? उन्होंने आखिरकार खामोशी तोड़ी। उनकी आवाज में गुस्सा नहीं था, बस एक अजीब सी कमजोर सिसक थी और ऐसा लग रहा था कि जैसे वह ये सोच रही हो कि इससे लाखों मिलते हैं। मैं रोते हुए बस सन्नाटे में अपना सिर हिलाती रही। जी सिस्टर कविता, मैंने आपको सब सच बता दिया है। अब जो सजा देंगी मैं मान लूंगी, बस मेरे बच्चों का ख्याल रखिएगा। मेरी विनती पर उन्होंने मानो ध्यान ही ना दिया हो। उनका ध्यान तो कहीं और ही था। वह आदमी हर थैली के कितने पैसे देता है और तुम दिन में कितना जमा कर लेती हो? उनके सवाल मेरे लिए हैरान कर देने वाले थे। सजा की जगह इतना सवाल क्यों? डर की चपेट में मैंने सारी बात बतानी शुरू की। सिस्टर कविता, वो हर थैली के 20 से 25 हजार दे देता है, जिस
दिन ज्यादा केस होते हैं, उस दिन लाख तक भी बन जाते हैं, एक दिन में कभी कभी लाख तक। ये बात उनके मुंह से जैसे फुसफुसाहट बनकर निकली। अचानक मैंने उनके चेहरे पर वही लालच देखा जो महीनों पहले मैं खुद में देखती थी। उनकी निगाहें अपने हाथों पर टिक गई, लकीरों और छोटी छोटी झुर्रियों पर ठहरी। मुझे महसूस हुआ कि उनके दिमाग में भी वही जंग चल रही थी जो कभी मेरे दिमाग में थी। वह अपने तरीके की सख्त लेकिन ईमानदार नस थी, पर शायद उनकी जरूरतें उनके उस तरीके से बड़ी थी। शायद उनके भी कुछ अधूरे सपने थे जिन्हें छोटी तनख्वाह में पूरा नहीं किया जा सकता था। एक लंबी अजीब सी खामोशी के बाद उन्होंने गहरी सांस ली और मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में अब कोई दया या फिर गुस्सा नहीं था, बस एक ठंडी कारोबारी चमक थी। उठो नेहा, आंसू पोंछो, तुम्हें कोई सजा नहीं मिलेगी। उन्होंने ऐसे कहा जैसे कि फैसला सुनाया हो। मैं हैरानी से उनकी तरफ देख रही थी। क्या 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 मतलब? मैंने पूछा। मतलब ये कि कल से ये काम तुम अकेली नहीं करोगी। उनका यह वाक्य मेरे लिए पहले वाले खुलासे से भी बड़ा झटका था। मैं समझ ही नहीं पाई। सिस्टर कविता उठकर खड़ी हुई और मेरा हाथ पकड़ा। अब रोना धोना बंद, काम का समय शुरू है। तुमने बहुत बेवकूफ़ी से काम किया है, कभी भी पकड़ी जा सकती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। उनकी आवाज में सख्ती थी और बातें गुप्त तरीके से कह रही थी। जैसे ही कोई केस फिनिश होगा, थैली कूड़ेदान में नहीं जाएगी, मैं उसे खुद उठाकर मेडिकल स्टोर रूम के उस कोने में रख दूंगी जहां पर कोई भी नहीं जाता है। वहां वह सुरक्षित रहेगी। तुम्हें बार बार लेबर रूम के बाहर खड़े होने की जरूरत ही नहीं है। छुट्टी के वक्त तुम स्टोर रूम से थैला उठाकर बाहर जाकर उस आदमी को दे दोगी, समझी? मैं उनकी सख्त बात सुनकर जम ही गई थी। जिस औरत ने मुझे मौत के जैसा डर लगता था, वही अब मुझे उस गलत काम को और भी सुरक्षित तरीके से करने का तरीका सिखा रही थी। और जो भी पैसा आएगा, उसने अपनी शर्त भी रख ली, उसमें से 30% मेरा होगा। धीरे धीरे सारा खेल मेरी समझ में आ गया। यह कोई दया नहीं थी, यह तो पार्टनरशिप की पेशकश थी। उन्होंने मेरी मजबूरी और मेरे डर को अपनी तरक्की का जरिया बना लिया था। लेकिन सिस्टर कविता, ये तो जुर्म है। मेरा मुंह झटके में बोल पड़ा। वह हंस पड़ी, एक कटु खाली सी हंसी हंसने लगी। जुर्म तब तक जुर्म नहीं था जब तुम अकेले लाखों कमा रही थी। नेहा, अस्पताल वाले इन कीमती चीजों को जलाकर खत्म कर देते हैं। अगर यह किसी के काम आकर हमें कुछ पैसे दे रही है तो इसमें क्या बुरा है? हम किसी का हक नहीं छीन रहे हैं, बस अपना हिस्सा ले रहे हैं। मेरे पास मना करने का कोई रास्ता भी नहीं था। अगर मैंने मना किया तो वह 1 मिनट में मैनेजमेंट को सब कुछ बता देती। मैंने शिकारी से बचकर दूसरे ज्यादा खतरनाक शिकारी के पास पनाह ली थी। ठीक है सिस्टर कविता, मैंने दबे हुए स्वर में कहा, मुझे मंजूर है। उन्होंने मेरे कंधे पर थपकी दी। आप घर जाओ और फिक्र मत करो, कल से हमारा नया काम शुरू होगा। उस दिन जब मैं अस्पताल से निकली, मैं अकेली नहीं थी। मेरे साथ अब उस गलत काम में एक और शामिल हो चुकी थी, एक पढ़ी लिखी सीनियर नर्स। हमारा यह नापाक साथ किस मंजिल तक जाएगा यह मैं नहीं जानती थी, पर एक बात साफ थी, खतरा और कमाई दोनों ही दुगनी हो गए थे। सिस्टर कविता की पहुंच और अस्पताल के सिस्टम की जानकारी की वजह से हमारा काम अब ज्यादा साफ सुथरा और कम जोखिम वाला हो गया था। वह जानती थी किस वक्त कौन सा कॉरिडोर खाली रहता है, किस डॉक्टर की ड्यूटी कब बदलती है और किस स्टोर रूम की चाबी कहां पर लटकी रहती है। अब मुझे सारा दिन लेबर रूम के बाहर घूमने की जरूरत नहीं थी। कविता खुद ही सामान को सुरक्षित जगह पर पहुंचा देती और मैं छुट्टी के वक्त उसे उठाकर वापस ले जाती। पैसा पानी की तरह बहने लगा था। जहां पहले मैं रोज 500 रुपये कमाती थी, अब ये रकम 1 से 1500 रुपये तक पहुंचने लगी थी, क्योंकि सिस्टर कविता अपनी पहुंच के कारण दूसरे ऑपरेशन थिएटरों से भी कीमती सामान निकालने का रास्ता
निकाल लेती थी। हमने तय किया कि कुल रकम का 40% अब सिस्टर कविता का होगा और 60% मेरा, क्योंकि बाहर वाले आदमी से संपर्क और सौदा करने की जिम्मेदारी और खतरा अभी भी मेरा ही था। दौलत ने मेरी जिंदगी पूरी तरह से बदल दी थी। मैंने एक छोटी सी गाड़ी ले ली थी। मेरे बच्चे शहर के अच्छे स्कूल में पढ़ने लगे थे। मैंने माँ के इलाज के लिए शहर के सबसे बड़े डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लिया था, लेकिन माँ अब भी मुझसे खुश नहीं थी। वह मेरी दी हुई सहूलियतें इस्तेमाल करती थी, लेकिन उनकी आंखों में मेरे लिए हमेशा मायूसी और डर रहता था। नेहा, ये सब कब तक चलेगा? वो अक्सर मुझसे पूछती। जिस चीज की बुनियाद ही कमजोर हो वह ज्यादा देर टिकती नहीं। माँ, तुम चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगी। मैं हमेशा उनकी बात टाल देती। दूसरी तरफ सिस्टर कविता की जिंदगी में भी बड़ा बदलाव आ रहा था। उन्होंने अपनी पुरानी मोटरसाइकिल बेचकर एक छोटी गाड़ी ले ली थी। अब वह महंगे कपड़े और ब्रांडेड बस इस्तेमाल करने लगी थी। उनकी यह अचानक बदलाव अस्पताल में सबकी नजरों में आ रहा था। लगता था कि सिस्टर कविता की भी कोई लॉटरी लग गई है। लोग उनके पीछे बातें करने लगे। हमारे बीच अब दोस्ती नहीं, बस कारोबार का रिश्ता था। हम सिर्फ काम के समय बात करते, हिसाब करते और अगला प्लान बनाते। लालच हम दोनों पर हावी हो गया था। नेहा, यह आदमी हमें बहुत कम पैसे देता है, एक दिन कविता ने मुझसे कहा। यह माल बाहर लाखों में बिकता होगा और हमें सिर्फ हजारों में मिलता है। हमें कोई नया खरीदार ढूंढना चाहिए। नहीं सिस्टर, ये बहुत खतरनाक होगा। मैंने तुरंत मना कर दिया। जितना मिल रहा है, क्या वह कम है? ज्यादा लालच हमें ही नुकसान देगा। मेरी बात सुनकर वह गुस्से से बोली, तुम हमेशा डरती ही रहती हो, इसीलिए सारी जिंदगी ऐसा करती रही। पैसा कमाने के लिए हिम्मत चाहिए। फिर वही दिन आया जिसका मुझे डर था। अस्पताल के मैनेजमेंट ने सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए हर कॉरिडोर, खासतौर पर स्टोर रूम्स और पिछले गेट पर नए सीसीटीवी कैमरे लगवा दिए। ये खबर हमारे लिए किसी बम से कम नहीं थी। सिस्टर, अब हमें ये काम तुरंत बंद कर देना चाहिए। मैंने घबराकर कविता से कहा, ये कैमरे हमें पकड़वा देंगे। हमारे पास इतना पैसा है कि हम इज्जत से जी सकते हैं। पागल मत बनो नेहा, उन्होंने मुझे झटका दिया। पैसा कभी भी काफी नहीं होता है और इन कैमरों का भी कोई ना कोई रास्ता तुम्हें निकाल ही आएगा। मैं उनके ब्लाइंड स्पॉट्स को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, जहाँ उनकी नजर नहीं पड़ती है। तुम चिंता मत करो। लेकिन मुझे पता था कि हमारा जाल तंग हो रहा था। ये भगवान की तरफ से चेतावनी थी, जिसे कविता अपने लालच में समझ ही नहीं रही थी। उसी हफ्ते एक दिन अस्पताल में डिलीवरी के केसेस ज्यादा थे और हमारे पास माल भी बहुत जमा हो गया था। कविता, जो हमेशा बहुत ही सावधानी से काम करती थी, उस दिन लालच और जल्दबाजी में बहुत बड़ी गलती कर बैठी। उन्होंने सारा सामान अलग अलग थैलियों में रखने की बजाय एक बड़े से मेडिकल वेस्ट बैग में डाल दिया, ताकि जल्दी काम खत्म हो जाए। जब वह स्टोर रूम से बाहरी बैग लेकर निकल रही थी तो एक जूनियर नर्स ने उन्हें देखा। उसने नमस्ते किया और फिर गुजर गई। लेकिन उसके मन में ये सवाल रह गया कि सिस्टर कविता अकेले इतना बड़ा बैग क्यों लेकर जा रही हैं। उस शाम जब मैं उस काली गाड़ी वाले से मिलने पिछले गेट पर पहुंची तो वह बहुत घबराया हुआ दिख रहा था। जल्दी करो, अब यहाँ पर सिक्योरिटी बहुत ज्यादा सख्त हो गई है। हर जगह कैमरे लग गए हैं। मुझे लगता है कि यह हमारी आखिरी डील हो सकती है। उसने पैसे मेरे हाथ में देते हुए कहा और फिर तेजी से गाड़ी भगा ली। उसके अल्फाज मेरे दिल में उतर गए। आखिरी डील, मेरा दिल कह रहा था कि वह सच बोल रहा है। हमारा खेल अब खत्म होने वाला था। जूनियर नर्स ने मिस डिसूजा को सब बता दिया। मिसेज डिसूजा पहले से ही मुझ पर और कविता पर शक करती थी। वह फौरन से चौकन्ना हो गई। उन्होंने मैनेजमेंट से बात करके पिछले दिनों की सीसीटीवी फुटेजेस निकलवाई। सबूत उनकी आंखों के सामने था।
फुटेज में साफ दिख रहा था कि सिस्टर कविता डिलीवरी के बाद लेबर रूम से सीधे स्टोर रूम जाती हैं और थोड़ी देर बाद बाहरी बैग के साथ बाहर आती हैं। फिर कुछ घंटों के बाद मैं उसी स्टोर में जाती हूँ और वही बैग लेकर पिछले गेट से बाहर निकलती हूँ। ये हर रोज दोहराया जा रहा था। हमारा सारा मंसूबा जिसे हम सुरक्षित समझते थे अब छोटी सी स्क्रीन पर किसी फिल्म की तरह चल रहा था। अगले दिन जब मैं अपना सामान लेकर पिछले गेट की तरफ बढ़ी, मेरा दिल पहले से ही डूब रहा था। जैसे ही मैंने गेट से बाहर कदम रखा, अस्पताल के 2 सिक्योरिटी गार्ड और मिस डिसूजा ने मुझे घेर लिया। नेहा, इस बैग में क्या है? मिस डिसूजा की आवाज ठंडी और कड़ी थी। एक लम्हे के लिए मेरी दुनिया घूम गई। बैग मेरे हाथ से गिर गया और अंदर की खून वाली थैलियां बाहर बिखर गई। गार्ड ने नफरत और घृणा से मुंह दूसरी तरफ कर लिया। मैं जानती थी कि खेल खत्म हो चुका है। मैं वहीं जमीन पर गिर गई और रोने लगी। सिस्टर कविता को अस्पताल के डायरेक्टर के दफ्तर में बुलाया गया। उन्होंने झूठ बोलने की पूरी कोशिश की, लेकिन जब वीडियो सबूत सामने रखे गए उनका सारा घमंड और भरोसा टूट गया। उनकी चीखें पूरे फ्लो में सुनाई दी। पुलिस को बुलाया गया। ये स्कैंडल पूरे शहर में आग की तरह फैल गया। अस्पताल की शाख को बड़ा झटका लगा। उस काली गाड़ी वाले आदमी का कोई पता नहीं चला। जैसे ही उसे खतरा हुआ, वह ऐसे गायब हो गया जैसे कभी था ही नहीं। इस पूरे खेल में सिर्फ वही बचा। मुकदमा चला। सिस्टर कविता पढ़ी लिखी और सीनियर नर्स होने के नाते अपने पेशे को दागदार करने के जुर्म में ज्यादा सख्त सजा की हकदार ठहरी। मुझे उनके मुकाबले कम सजा मिली, लेकिन जेल की सलाखें मेरा भी मुकद्दर बनी। जो कुछ मैंने कमाया था, घर, गाड़ी, पैसा, सब हो गया। मेरा परिवार फिर उसी झोपड़ी में वापस आ गया, लेकिन इस बार उनके सर पर गरीबी के साथ बदनामी का दाग भी था। माँ उस सदमे से बीमार पड़ गई और मेरे बच्चे अपनी माँ के किए की सजा और लोगों के तानों की सूरत में भुगत रहे थे। आज कई साल बाद मैं जेल की उस तंग कोठरी में बैठकर अपनी जिंदगी पर नजर डालती हूँ। मैं अपने की पर शर्मिंदा हूँ। मुझे पता है कि मैंने चोरी की, गुनाह किया और लालच में अंधी हो गई। मैं इसकी सजा भुगत रही हूँ और इसे मानती हूँ, लेकिन फिर मुझे अपने बच्चों के चेहरे याद आते हैं जब वह पहली बार नए कपड़े पहनकर स्कूल गए थे। मुझे माँ का वह सुकून भरा चेहरा याद आता है जब उन्हें समय पर दवाई मिलती थी। जो कुछ भी मैंने किया उसकी शुरुआत लालच से नहीं बल्कि मजबूरी और मोहब्बत से हुई थी। मेरा गुनाह सिर्फ इतना था कि मैंने अपने बच्चों के लिए एक बेहतर जिंदगी का सपना देखा। मैंने गलत रास्ता चुना और उसका अंजाम बहुत ही बुरा हुआ। लेकिन जब मैं रात के अंधेरे में अपनी झोपड़ी में अपने भूखे बच्चों के चेहरे देखती थी तो उस वक्त मुझे कोई और दूसरा रास्ता नजर ही नहीं आया था। मैंने कीमत चुकाए और बहुत भारी कीमत चुकाए, लेकिन क्या वह खुशी के चंद लम्हे जो मैंने अपने परिवार को दिए उस सजा से क्या कीमती थे? ये सवाल शायद मुझे कभी भी इसका जवाब ही नहीं मिलेगा। हराम की दौलत वक्त भर की सहूलियत दे सकती है, लेकिन इंसान का सुकून और इज्जत हमेशा के लिए वह छीन लेती है। खैर, जेल की तंग कोठरी की सर्द दीवारों पर समय जैसे ठहर गया था। हर गुजरता दिन एक सी उदासी लेकर आता था। मैं अब भी अपने बच्चों के भविष्य और माँ के स्वास्थ्य के बारे में सोचकर अंदर ही अंदर घुटती रहती थी। मैंने जो किया वह गुनाह था, लेकिन उसकी जड़ें मेरे दिल में पल रहे प्रेम और मजबूरी में थी। मैंने खुद से यह सवाल कई बार पूछा, क्या कोई और रास्ता नहीं था? क्या मैंने हार मान ली थी? एक शाम जेल के पुस्तकालय में काम करते हुए मेरी नज़र एक पुरानी डायरी पर पड़ी। वह किसी पूर्व कैदी की थी। पन्ने पीले पड़ चुके थे, लेकिन उसमें लिखे शब्द गहरे थे। उस औरत ने भी मेरे जैसी ही गलती की थी। लालच और जल्दबाजी में एक गैरकानूनी रास्ता चुना था, मगर उसने लिखा था कि जेल में आने के बाद उसने खुद को पूरी तरह बदल दिया। उसने पढ़ाई की, हुनर सीखा और बाहर निकलकर एक ईमानदारी की नई जिंदगी शुरू की। उसने लिखा था,
गुनाह करना एक गलती हो सकती है, लेकिन उस गलती से सीख ना लेना एक और बड़ा गुनाह है। उस डायरी के शब्दों ने मेरे मन में एक नई लौ जलाई। मुझे एहसास हुआ कि मैं अपनी सजा काटकर भले ही बाहर निकल जाऊं, लेकिन अगर मेरा दिमाग नहीं बदला तो मैं फिर उसी दलदल में फंस सकती हूँ। मैंने जेल में उपलब्ध शिक्षा कार्यक्रमों में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। मैंने सिलाई कढ़ाई सीखी ताकि बाहर निकलकर सम्मानजनक तरीके से कुछ कमा सकूं। मैंने अपनी सीनियर नर्स सिस्टर कविता को कभी नहीं देखा। सुना था कि वह अपनी सजा काट रही हैं और उनका घमंड टूट चुका है। मेरा उनसे अब कोई बैर नहीं था, अब मेरी लड़ाई सिर्फ अपने आप से थी। अपने अतीत के फैसलों से। कई साल बाद जब मैं जेल से बाहर निकली तो बाहर की दुनिया पहले से कहीं ज्यादा कठोर लग रही थी। मेरे माथे पर कैदी का दाग था। शहर के लोग मुझे घृणा से देखते थे। मेरा परिवार अब भी उसी झोपड़ी में था। माँ अब और ज्यादा बूढ़ी और कमजोर हो चुकी थी, पर उन्होंने मुझे गले लगाया। अब तुम वापस आ गई नेहा, बस यही जरूरी है। उनकी आवाज में वर्षों का दर्द और प्यार था। मेरे बच्चों की आंखों में अब शरारत की जगह एक अजीब सी उदासी थी, पर उन्होंने मेरी तरफ उम्मीद से देखा। मैंने तुरंत सिलाई कढ़ाई के छोटे छोटे काम शुरू कर दिए। काम बहुत छोटा था, कमाई बहुत कम, पर उसमें सुकून था। अब मैं अपनी कमाई से डर कर नहीं सोती थी, बल्कि इज्जत की नींद सोती थी। मेरे बच्चों को शायद अब ब्रांडेड कपड़े नहीं मिलते थे, पर वे अब स्कूल में गर्व से अपनी माँ के बारे में बात कर सकते थे। एक दिन मेरे छोटे बेटे ने मुझसे पूछा, माँ अब हम इतने गरीब क्यों हैं? पहले तो हमारे पास सब कुछ था। मैंने उसे प्यार से पास बिठाया और कहा, बेटा पहले हमारे पास जो कुछ भी था उसकी बुनियाद कमजोर थी। वह रेत का महल था जो एक ही झटके में ढह गया। आज हमारे पास जो कुछ भी है भले ही कम है, लेकिन ये सच की जमीन पर बना है। हराम की दौलत आंखों को चौंधिया सकती है, पर दिल को कभी सुकून नहीं दे सकती। वह सिर्फ सहूलियतें देती है, इज्जत नहीं। और इज्जत ही सबसे बड़ी दौलत है। उस दिन मुझे लगा कि मेरी सजा पूरी हुई। मैंने अपनी गलती को स्वीकार किया और उससे सीखा। मेरी कहानी का अंत त्रासदीपूर्ण जरूर था, लेकिन उसमें एक संदेश था। हर इंसान जिंदगी में कभी ना कभी ऐसी परिस्थितियों का सामना करता है जब मजबूरी उसे गलत रास्ता चुनने के लिए उकसाती है, लेकिन किसी भी मजबूरी का जवाब झूठ, चोरी या हराम की कमाई नहीं हो सकता। हराम की दौलत भले ही कुछ वक्त के लिए सहूलियतें और खुशियां दे दे, पर वह हमेशा इंसान का सुकून, इज्जत और आत्मसम्मान छीन लेती है। सच्ची खुशी और स्थायी सफलता सिर्फ ईमानदारी, मेहनत और सच्चाई के रास्ते पर चलकर ही मिल सकती है। गलत रास्ते से मिली कामयाबी हमेशा अस्थायी होती है और उसका अंजाम अक्सर बहुत बुरा होता है। जिंदगी में सबसे बड़ा धन आपका अच्छा चरित्र और सम्मान है, जिसके आगे दुनिया की हर दौलत छोटी है। तो दोस्तों, यह मेरी कहानी का सबक है। ये पूरी कहानी काल्पनिक है। इसका किसी भी व्यक्ति, स्थान या वास्तविक घटना से कोई भी संबंध नहीं है। इसका उद्देश्य केवल मनोरंजन, शिक्षा और सस्पेंस आधारित कहानी को प्रस्तुत करना है। हाँ, तो दोस्तों, हमारी आज की यह कहानी आपको कैसी